गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून। जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हो वो मान लो, अगर मॉर्निंग में देख रहे हो तो गुड मॉर्निंग, इवनिंग में देख रहे हो तो गुड इवनिंग, और आफ्टरनून में देख रहे हो तो गुड आफ्टरनून। और बताओ, क्या हाल चाल? स्कूल खुल गए हैं तो अब पढ़ाई स्टार्ट हो गई है कि नहीं हो गई है? हाँ, स्कूल में अब फर्स्ट चैप्टर तो हर सब्जेक्ट में हो रहे होंगे। साइंस हो या मैथ हो, सब में फर्स्ट चैप्टर तो स्टार्ट हो गए होंगे। तो फर्स्ट चैप्टर मैथ का हम लोग पढ़ रहे थे, और मैथ का फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या था? रियल नंबर। हम मैथ में क्या पढ़ रहे थे? रियल नंबर। अच्छा, ये बताओ कितने लोग एक्टिव हो पढ़ने के लिए, कितने लोग इंटरेस्टेड, मतलब क्योंकि नई नई क्लास, नई नई बुक होगी, नई नई कॉपी होगी, और शायद नए नए टीचर भी होंगे मिले हैं। तो मजा आ रहा है पढ़ने में। तो अब हम लोग देखो यहाँ पे रियल नंबर, जो क्लास 10th का रियल नंबर चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे थे। हम लोगों ने कहां तक पढ़ा था? लास्ट टॉपिक हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो इसी के आगे समझते हैं, स्टार्ट करेंगे। पहले ये बताओ कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक समझ में आया था कि नहीं आया था? समझ में आया था फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, या कोई डाउट था? देखो एक बार फिर से हम रिवाइज कर देते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कह रहा था यहाँ पे? फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ, जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, ये क्या शो करता है? देखो, जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यहाँ पे है, ये क्या शो करता है यहाँ पे कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस, मतलब सभी, कोई भी कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किसमें? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में। जैसे कि हम लोगों ने एग्जांपल अगर हम देखें यहाँ पे, तो मान लो सपोज हमने एग्जांपल ले लिया, क्या लो एग्जांपल, क्या लो एग्जांपल, मान लो हमने 40 ले लेते हैं, ठीक है। अगर हम 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, हम इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 40 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 20। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 10, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 5, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 1। मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 40, इसको हम क्या लिख सकते हैं? कितने टाइम्स 2 है? 3 बार। 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 कितना टाइम्स है? 1 बार, इंटू 5। मीन्स अगर हम 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमेशा क्या आएगा? 2 आएगा। कितने टाइम्स आएगा? 3 टाइम्स आएगा। और क्या आएगा? 5 आएगा। कितने टाइम्स 5 आएगा? सिर्फ 1 बार। मतलब क्या और कोई मेथड हो सकता है? हम और किसी मेथड से 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो उसमें ये ना आए, 3 2 ना आए या 1 5 ना आए, ऐसा भी पॉसिबल है? नहीं। मतलब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है कि किसी भी नंबर का, किसी भी कंपोजिट नंबर का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो क्या होगा? यूनिक होगा। हाँ, ये कह सकते हैं हम कि इसका हम ऑर्डर कुछ भी लिख सकते हैं। हम ये भी लिख सकते हैं 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, बट प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होगा। क्लियर? समझ में आया? अब देखो इसके बाद, तो ये तो हमने पढ़ चुका था, बस हम रिवीजन करा रहे थे। अब आगे चलते हैं क्योंकि अब कोर्स स्टार्ट हो चुके हैं, तो अब हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी कवर करेंगे। देखो नेक्स्ट, अब हम यहां पे क्या है, तो हमारा जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का लॉ कॉन्सेप्ट क्या निकला? द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नेचुरल नंबर इज यूनिक। किसी भी नेचुरल नंबर का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो क्या आएगा? एक यूनिक आएगा, मतलब एक अकेला, मतलब जो यूनिक हो, जो सबसे अलग। देखो अगर जैसे हमने एग्जांपल दिया था यहाँ पे 40 का, हमने 40 का एग्जांपल ले लिया था यहाँ पे, तो यही कहना चाहता है बार बार ये कि अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? किसी भी नेचुरल नंबर का यूनिक होगा, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर। फैक्टर इधर उधर हो सकते हैं, बट आएगा यही। क्लियर? नाउ अब देखो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। अब हम एनसीईआरटी के एग्जांपल सॉल्व करेंगे और इसके बाद हम एनसीईआरटी का एक्सरसाइज एक एक करके सॉल्व करेंगे। और बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो ज्यादातर किससे आएंगे? एनसीईआरटी से। अगर आप प्रीवियस अब ईयर का पेपर, मतलब अभी जो पेपर रिसेंटली हुआ है, उस पेपर को आप ले लो किसी से मिल जाए तो, और उसको उठा करके देखो कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये नहीं है कि हम बहुत हार्ड लेवल का क्वेश्चन कर रहे हैं और आता क्या है? सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चन। तो क्यों अपना टाइम वेस्ट करना हमको?
हम अपना टाइम फालतू का क्यों वेस्ट करें वो क्वेश्चंस करके जो क्वेश्चन आते ही नहीं है। हमें वो क्वेश्चंस करना है जो क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, और बोर्ड एग्जाम सबसे ज्यादा फोकस किस पे करता है? एनसीईआरटी पे। तो हम भी किस पे फोकस करेंगे? एनसीईआरटी पे। हम क्या पढ़ेंगे? एनसीईआरटी। हमें एनसीईआरटी पढ़ना। देखो अब यहां पे, अब हमें एनसीईआरटी में अगर हम यहां पे देखें, यहां पे तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल फर्स्ट क्या है? ये क्या इसमें गिवन है, सॉरी, कंसिडर द नंबर 4 की पावर n। हमसे कह रहा है कि एक नंबर ले लो। अब आप कंसिडर कर लो एक नंबर, हमने कर लिया, वो क्या है? 4 की पावर n, वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। जहां पे n हमारा क्या है? ये एक नेचुरल नंबर है। n इज इक्वल टू क्या है हमारा? ये नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर की डेफिनेशन तो सबको आती होगी, पढ़ा है ना? ये तो लोअर क्लासेस से हम पढ़ते आए। नेचुरल नंबर के हम किसको बोलते हैं? काउंटिंग नंबर्स को। और काउंटिंग नंबर्स क्या होता है? 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। सॉरी, मीन्स ये कहना क्या चाहता है कि 4 की पावर n जो है, 4 की पावर n, 4 की पावर आप कुछ भी रख दो, कोई भी नेचुरल नंबर उठा के आप रख दो। मान लो फॉर एग्जाम्पल हमने 4 की पावर 1 रखेंगे, 4 आएगा। हम 4 की पावर 2 रखेंगे, 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16। 4 की पावर 3 रखेंगे, 64। इसी तरह करके डॉट 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 4 की पावर है 10 100 1000 10,000 कुछ भी रख दो। मतलब 4 की पावर n में यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर उठा कर आप रख दो। कह रहा है क्या ये जो है 4 की पावर n है, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू फॉर n फॉर विच 4 की पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। कह रहा है 4 की पावर आप कुछ ऐसा क्या रख सकते हो? आप चेक करो 4 की पावर आप ऐसा क्या रख सकते हो कि इसके एंड में 0 हो। मींस कहना क्या चाहता है? इसका जो यूनिट प्लेस हो वो क्या ना चाहिए? 0। इसका यूनिट प्लेस क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। क्या ये पॉसिबल है? ये हमको चेक करना है। ये हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आया? एक बार फिर से देख लो। क्या रहा है? कंसीडर द नंबर, एक नंबर है, वो किस फॉर्म में? 4 की पावर n, जहां पे n क्या है? नेचुरल नंबर। n एक नेचुरल नंबर है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी ले लो। उसके बाद क्या रहा है कि चेक करो, हमें चेक करना है, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n, n की कोई वैल्यू आप ले लो, जैसे 1 2 3 4 कुछ भी आप ले लो, फॉर विच जिसके लिए 4 के पावर n इंट्स विद द डिजिट 0। जो 4 के पावर n है इसके लास्ट में यूनिट डिजिट क्या आ जाए? इसका 0 हो जाए। ऐसा हमें चेक करना क्या ये पॉसिबल है कि नहीं। वो कह रहा है आप चेक करो क्या ये पॉसिबल है। हम चेक करते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया? अब सॉल्यूशन पे देखो। तो देखो पहले हमें एक कॉन्सेप्ट मान लो, अगर अब हम सपोज करते हैं, सपोज करो हमने 10 लिया, एक नंबर, इसका इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, बस कॉन्सेप्ट के लिए हमने 10 लिया। अगर हम 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा? 2 इंटू 5। क्या आएगा? 2 इंटू 5। क्लियर? नेक्स्ट सपोज हम 100 अगर ले लेते हैं, इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अच्छा हाँ, कैसे ये आ रहा है ये तो सबको क्लियर होगा। नहीं आता है तो ये कर लो, 2 50 2 25 5 5 एंड 5 1। क्लियर? तो अब एक चीज नोटिस करो, यहां 0, इसके फैक्टर में क्या आया है? 2 और 5। यहां डबल 0, 2 और 5 आया है ना। मिस देखो हम कहना क्या चाहते हैं, हम कहना ये चाहते हैं कि कोई भी नंबर अगर 0 से एंड करेगा तो उसके फैक्टर में क्या आना चाहिए? 2 और 5 दोनों आना चाहिए, क्योंकि 2 5 जा क्या आएगा? 10, तभी ना 10 आएगा। अगर कोई नंबर 0 से एंड कर रहा है, उसका यूनिट जो लास्ट जो है डिजिट, अगर यूनिट डिजिट अगर हम बोले अगर वो 0 है, मतलब उसके फैक्टर में 2 और 5 कंपल्सरी है कि आना चाहिए। क्लियर? कोई भी नंबर आप लेके देख लो जो कि 0 से एंड करे। मान लो हमने ले लिया 120। अब अगर हम 120 लेंगे तो 120 का प्राइम फैक्टर 2 60 2 30 2
15, 3, 5, 5 एंड 1। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन देखो क्या आ रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। मतलब आप देखोगे तो यहां भी 5 यहां भी 2 तो आ रहा है ना। मतलब अगर कोई नंबर 0 से एंड करेगा तो एक बात फिक्स है कि उसके प्राइम फैक्टराइजेशन जो अब हम उसका करेंगे तो उसमें 2 और 5 उसके फैक्टर्स होंगे, ये कंपल्सरी है। अब देखो तो इसने हमसे क्वेश्चन पे क्या पूछा था, हम क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो देखो क्वेश्चन ये पूछा था कि अगर 4 की पावर n, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर 4 की पावर n इंट्स करता है, इंट्स विद द डिजिट 0, तो इसका मतलब ये है कि 4 के पावर n में जो 4 के पावर n है इसके फैक्टर में भी तो 2 और 5 आना चाहिए। सॉरी 2 एंड 5 वाला बोलेंगे ना, 2 और 5 आना चाहिए। हम चेक करते हैं। क्लियर। अब देखो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन हम क्या लिखोगे एक, हाँ अब देखो यहां पे हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। सॉरी, देखो तो अगर हम ये बात करें कि 4 की पावर n, सपोज करो, हाँ सपोज कर लेते हैं, इफ 4 की पावर n, 4 की पावर n ends with the digit 0। ओके, हमने क्या सपोज किया, सपोज हमने किया कि सपोज कर लेते हैं कि जो 4 की पावर n है वो किससे इंड्स कर रहा है, इंड्स विद द डिजिट 0, उस मतलब उसके लास्ट में 0 आ रहा है, आ रहा है। तो इसका मतलब है अगर 4 की पावर n इंड्स कर रहा है 0 से, इट मस्ट हैव 2 and 5 एज अ फैक्टर। ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, इसका मतलब यह है कि इसके फैक्टर में 2 और 5 होंगे। अगर 4 की पावर n किससे एंड करता है, 0 से एंड करेगा, तो उसके फैक्टर में 2 और 5 होगा, ये कंपल्सरी है। नो क्लियर। देखो अब हम क्या, बट देखो यहां पे हम देखते हैं 4 की पावर n है, ठीक है, बट 4 के पावर n इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 2 और 2 की पावर n, ये भी लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, ये ऐसा ऐसा हम लिख सकते हैं। ये ऐसे मत लिखो, ठीक है, ऐसे मत लिखो, आप ऐसे लिखो 2 इसका इसके पावर n कर दो, ऐसे ये सही होगा। तो देखो 2 के पावर 2 मींस 4 और इसके पावर n, तो 4 के पावर n को हम ये लिख सकते हैं। देखो अगर हम मतलब 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, मतलब अगर हम 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 आएगा, मतलब 2 इसका फैक्टर है। 4 के पावर n का 2 एक फैक्टर है ना, क्योंकि हम यहां पे क्या आ रहा है, 2 इंटू 2 आ रहा है, मतलब ये 2 इसका क्या है, फैक्टर है। देखो तो लेकिन हमने क्या बताया अभी जस्ट, कि कोई भी नंबर अगर 0 से एंड करेगा उसके फैक्टर में क्या आना चाहिए, 2 तो आना ही आना चाहिए, और उसके साथ साथ 5 भी आना चाहिए, ठीक है। तो 2 के साथ साथ क्या आना चाहिए, 5। तो देखो अगर हम यहां देखें तो 2 के पावर 2n shows that 2 as a factor of 4 के पावर n। देखो ये क्या शो करता है, ये क्या शो करता है कि अगर 2 के पावर 2n जो है, ठीक है, इसके फैक्टर में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, बट क्या नहीं आ रहा है, 5, क्या नहीं आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो देखो अब हम यहां पे एक चीज जानते हैं, ऑल्सो वी नो दैट फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। देखो हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से क्या जानते हैं, एवरी नंबर, अभी हमने जस्ट क्या पढ़ा था, एवरी कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर ले लो तो उसका जो प्राइम फैक्टर्स है वो क्या होता है, यूनिक होता है। उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन, किसी भी कंपोजिट नंबर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो क्या होता है, यूनिक। तो ऑल्सो वी नो दैट फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन
या द फैक्टराइजेशन, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, देखो हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से क्या जानते हैं? द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच नंबर, कोई भी नंबर, ईच नंबर इज यूनिक, इज यूनिक। जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है हर एक नंबर का क्या होता है? यूनिक, यूनिक होता है। मतलब हम कहना ये चाहते हैं कि 4 का जो हम फैक्टर करेंगे तो उसमें हमेशा क्या आएगा? 2 इंटू 2 आएगा, 2 इंटू 2 के अलावा और कुछ नहीं आ सकता है। ये यही बता रहा है कि हम फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से क्या जानते हैं कि किसी भी नंबर का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो क्या होता है? एक यूनिक होता है। मतलब 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगा? 2 इंटू 2 आएगा और इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? सो 5 इज नॉट ए फैक्टर, इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 4 के पावर n। इसका मतलब क्या है कि 5 जो है वो 4 के पावर n का फैक्टर नहीं है। अगर 5 जो है वो 4 के पावर n का फैक्टर नहीं है तो हम कह सकते हैं 4 के पावर n जो है वो 0 से एंड कभी करेगा? नहीं करेगा। हेंस 4 के पावर n कैन नॉट एंड विथ द डिजिट 0। मतलब 4 के पावर n जो है वो कभी 0 से एंड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि 5 जो है वो 4 के पावर n का फैक्टर नहीं है। 4 के पावर जो 5 जो है वो 4 के पावर n के फैक्टर्स में नहीं आता है, इसलिए ये जो है 4 के पावर n कभी भी 0 से एंड नहीं करेगा। क्लियर? देखो ये हमारा सॉल्यूशन था और ये क्या एग्जांपल्स है। आपको ये एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। हाँ, थोड़ा सा एनसीईआरटी में थोड़ा सा और ब्रॉड करके लिखा हुआ है, हमने थोड़ा सा इसको शॉर्ट करने की कोशिश किया है। क्लियर? ये एक बार आप समझ लो बस। कोई डाउट हो आप श्योर पूछो, ठीक है? हाँ, लेकिन ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, मतलब हमको फोकस इस पे करना है। क्लियर? नाउ तो आई थिंक आपने नोट, हाँ नोट जरूर करो, आप इसको लिखो क्योंकि ये स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन है। जब तक हम लिखेंगे नहीं तब तक हमारे माइंड में घुसेगा नहीं। तो अगर ये चाहते हो कि ये क्वेश्चंस हमारे माइंड में घुस जाए तो इसके लिए हमको पेन लेना होगा और कॉपी लेना होगा और प्लस लिखना भी होगा। ये नहीं कि बस हमें पेन और कॉपी लेना होगा, लिखना भी पड़ेगा, क्योंकि हम जितनी बार लिखेंगे हमारा माइंड उतनी बार उसको रिकैप करेगा। लिखने से ज्यादा आता है। ये सोचो कि एक बार पढ़ ले आ जाएगा, नहीं, लिख करके देखो गलती कहाँ हो रही है, तब हमें पता चलेगा कि हम किस स्टेप के बाद किस स्टेप में फंस रहे हैं, कहाँ हमें डाउट आ रहे हैं। तब मतलब प्रैक्टिस अब करो, मैथ बिना प्रैक्टिस के पॉसिबल नहीं है। ओके नो, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं क्या हमें पढ़ना है। अब नेक्स्ट टॉपिक इसका देखो, अब नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पे लेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम। अब मतलब हमें क्या पढ़ना है? एचसीएफ और एलसीएम पढ़ना है। ये तो सबने पढ़ा होगा और हमने भी पढ़ाया है, तो इसके लिए हम ज्यादा टाइम इसमें वेस्ट नहीं करेंगे। बस एक बार कॉन्सेप्ट इसका ले लेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सबने पढ़ा है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा एक चीज और है, एचसीएफ को और किस नाम से हम जानते हैं? ये क्वेश्चन का आंसर मुझे दे दो सब लोग। एचसीएफ को हम और किस नाम से जानते हैं? किसी को पता है एचसीएफ को और हम किस नाम से जानते हैं? कोई ऐसा जिसको पता हो एचसीएफ को और हम किस नाम से जानते हैं? एचसीएफ तो सबको पता होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्लास 10th में आ गए हैं, इतना तो नॉलेज होगा ये। लेकिन एचसीएफ को और किस नाम से जानते हैं पहले ये बता दो। देखो एचसीएफ को हम जानते हैं जीसीडी से, जीसीडी। अब ये है कि ये जीसीडी क्या होता है? जीसीडी का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीसीडी? जी से ग्रेटेस्ट, क्लियर? सी से कॉमन, डी से डिवाइजर। तो हम जीसीडी का क्या फुल फॉर्म है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जिसको हम क्या बोलते हैं? जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। एचसीएफ मतलब हमें क्या निकालना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या आप बोलो जीसीडी। वैसे हम किस नाम से पढ़ेंगे? एनसीईआरटी में आपकी बुक में क्या दिया हुआ है? एचसीएफ। हमें किस नाम से पढ़ना है?
एचसीएफ के नाम से। चलो कोई एग्जांपल ले लेता हूँ जिससे हमें एचसीएफ निकालना है। मान लो कोई एक नंबर, छोटा सा कोई एक नंबर ले लेते हैं पहले। मान लो हमने 12 ले लिया और यहां पे हमने 14 ले लिया। ओके, बहुत छोटा नंबर है। हम 12 और 14 का एचसीएफ निकालना चाहते हैं। तो देखो, अब अगर 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो यहाँ 2, यहाँ 6, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 1। अगर हम 14 का करेंगे तो क्या आएगा? 14, 2, 7, 7 और यहाँ क्या आएगा? 1। क्लियर? अब अगर हम 12 को लिखेंगे यहाँ 2 इंटू 2 इंटू 3, 14 को लिखेंगे 2 इंटू 7। अब ये बताओ कॉमन फैक्टर क्या है इन दोनों में? दोनों में जो दिख रहा हो, क्या दिख रहा है? 2। तो कॉमन फैक्टर 2 है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? ये भी तो 2 होगा ना। मतलब ये हमारा क्या है? एचसीएफ है। ये आपको पता होगा। ठीक है, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम दूसरा टॉपिक पे जाएंगे। लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, मतलब जिसे हम क्या बोलते हैं? एलसीएम शॉर्ट फॉर्म में। ये भी आपको पता होगा, बहुत कॉमन सा चीज है। बस एक एग्जांपल्स पे देख लेते हैं। कोई ऐसा नंबर, कौन सा नंबर ले? कोई एक नंबर बताओ जिसको हमने लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसका हम एलसीएम निकाल ले। मान लो हमने ले लिया 12, 15 और 20। सपोज हमें इसका निकालना है एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स। हम क्या करते हैं? मान लो हमने 12 का ले लिया, 12 2 6 2 3 3 1। 15 का निकालना है, 15 के लिए 3 5 5 1। 20 का हमको निकालना है, 20 के लिए 2 10 2 5 5 एंड 1। हो गया, हो गया। अब देखो हमें क्या करना है, बस इसका 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 को क्या लिखेंगे? 3 इंटू 5। 20 को क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 5। अच्छा, तीनों में देखो, अगर हमें एलसीएम की बात करें, अब यहां पे एलसीएम लेना है। ये 2 यहां पे कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स। यहां पे 2 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स। तो कितने टाइम्स 2 लोगे आप? 2 टाइम्स। 3 यहां पे भी एक बार है, यहां पे भी एक बार है, 1 टाइम्स 3। ये 5 यहां पे एक बार है, यहां पे एक बार है, 1 टाइम्स 5। अब क्या लेंगे? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। मतलब क्या आ जाएगा? 60। ये तो बहुत इजी है, जो तुम लोग को पता होगा। हम नेक्स्ट चलते फटाफट। नेक्स्ट टॉपिक, अब हम आते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पल पे। देखो, एचसीएफ एंड एलसीएम हमें निकालना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, लेकिन हम लोग किस मेथड से एचसीएफ एलसीएम निकालेंगे? बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। क्लियर? अब हम आते हैं फटाफट, एग्जाम्पल्स हमको करने हैं। क्लियर ना? एग्जाम्पल्स हमें करने हैं, मतलब हमें एग्जाम्पल्स आनी चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी बुक है और बोर्ड में जो पेपर होता है वो तो कभी कभी एनसीईआरटी उठा करके दे देते हैं। इसका मतलब ये नहीं, हमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं है एनसीईआरटी का बस एक्सरसाइज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि हमारे लिए एनसीईआरटी के एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम एग्जाम्पल्स ही करेंगे। देखो क्या है एनसीईआरटी, हाँ, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है। हम निकाल लेते हैं। कौन सा दो नंबर है? एक 6 है और दूसरा 20। अब ये देखो, एक 6 है, दूसरा क्या है? 20 है। 6 के लिए 2 3 3 1, 20 है 2 10, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 5, फिर 5 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं 1। अब देखो यहां पे हम 6 का लिखेंगे। 6 में क्या आया? 2 इंटू 3। 20 में क्या आया? प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 5। अगर हम बात करें एचसीएफ की, पहले हम बात करें एचसीएफ की, दोनों में कॉमन क्या है? 2। अगर हम बात करेंगे एलसीएम की, यहां पे अगर हम बात करेंगे एलसीएम की, देखो 2 कितने टाइम्स मैक्सिमम? 2 टाइम्स, और एक बार 3 और एक बार क्या है? 5 भी आया है। एक बार 3 एक बार 5। तो 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो
एलसीएम कितना आ रहा है, 60 आ रहा है, और एचसीएफ कितना आ रहा है, 2 आ रहा है यहाँ पे। क्लियर, क्लियर हो गया ये। एलसीएम 60, एचसीएफ 2। क्लियर, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट यहाँ पे? देखो ये हमारा तो क्या था, एनसीईआरटी, ये हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। अब देखो हम लोग एनसीईआरटी का वो भी एग्जांपल्स, काफी इजी था, काफी इजी था ना, काफी इजी। मतलब हमें 6 और 20 का बस क्या पूछा था, हमें 6 और 20 का यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ पूछा था, वो भी किस मेथड से, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, जो हमने सॉल्व कर लिया है। अब देखो नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब हम नेक्स्ट में जो क्या करेंगे, हम नेक्स्ट में एनसीईआरटी के एग्जांपल्स को ही करेंगे, और कहीं हमें कुछ नहीं करना है। सॉरी एवरीवन। देखो तो एनसीईआरटी के एग्जांपल्स को ही सॉल्व करेंगे, लेकिन हाँ इससे पहले हम एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, और वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो यहां देखो। हम इसको वेरीफाई करना चाहते हैं, हमारा जो एलसीएम एचसीएफ आया है, हम इसको क्या करना चाहते हैं, वेरीफाई करना चाहते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, वो ये देखो। तो हमें क्या पता है, अगर हम इसको हम ये हटा देते हैं कुछ टाइम के लिए, पहले देखो अगर हम एचसीएफ और एलसीएम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम को हम क्या करें, मल्टीप्लाई करें। अगर एचसीएफ इंटू एलसीएम करेंगे तो ये हमेशा किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। और कौन सा नंबर्स, जिसका हमने एचसीएफ एलसीएम निकाला है, ये नहीं कि कोई भी नंबर ले लें। कौन सा नंबर लेना है हमको, जिसका हमने क्या निकाला है, एलसीएफ एचसीएफ। वैसे अभी हमने एचसीएफ कितना निकाला था, किसी को याद है, किसी को याद है हमने कितना एचसीएफ निकाला था, कितना निकाला था, शायद 2। एलसीएम कितना निकाला था, शायद 60। और वो दो नंबर कौन से है, एक नंबर क्या है हमारा 6, दूसरा नंबर क्या है हमारा 20। तो यहां पे क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब 6 इंटू 20, यही करना है। 2 इंटू 60 120, 2 इंटू 6 इंटू 20, ये कितना आएगा, ये भी तो शायद यही आएगा, यही आएगा ना। मतलब हम क्या देख रहे हैं, ये हमारा एलएचएस, और अगर हम ये देख रहे हैं ये हमारा एलएचएस, दोनों आपस में इक्वल है, इसका मतलब ये वेरीफाई हो रहा है। क्लियर, मतलब एचसीएफ एलसीएम पे रिजल्ट क्या आ रहा है कि अगर हम लोग एचसीएफ इंटू एलसीएम करते हैं तो ये हमेशा किसके इक्वल आता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल आता है। बस इतना ही हमको इसमें पढ़ना है, बहुत छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, बहुत छोटे छोटे आंसर्स है, और बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस भी है। मतलब ये लेवल 10th का तो है ही नहीं, कहाँ से 10th बढ़ा के दे दिया है। बस केवल क्या है, ये तो हमने क्लास 6 7 8 के बच्चे भी कर सकते हैं आराम से, उनको ऐसे वैसे तो आता है निकालना, और इसको वेरीफाई कर सकते हैं। और सोचो ये क्लास हमें कहाँ पढ़ना है, 10th के बच्चों को हम लोग को पढ़ना है। काफी इजी क्वेश्चन है, आगे चलते हैं बराबर। नेक्स्ट देखो, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो पहले एक, अच्छा इस नेक्स्ट जाने से पहले पहले एक चीज और हम करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, एक हम इस पे कॉन्सेप्ट, हमारा कॉन्सेप्ट क्या निकल के आया, तो हम इस बात कर लेते हैं इस पर। देखो हमने एचसीएफ एलसीएम से हमारा कॉन्सेप्ट क्या निकला, पहला कुछ हमने ये देखा कि एचसीएफ और एलसीएम कोई भी जो दो नंबर है, अगर हम उनका एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमेशा वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल होते हैं, टू नंबर्स। क्लियर, फर्स्ट तो ये निकल गया। सेकंड पॉइंट इसमें क्या निकल गया है, आप ये भी देखो। सेकंड पॉइंट हमारा ये था कि अगर हम ये देखते हैं जो एलसीएम हमारा है, एलसीएम देखो ध्यान सुनना, ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि इस पे क्वेश्चन भी बना सकते हैं, एक नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं इस पे, लेकिन हाँ ये कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए। ये क्वेश्चन क्या, ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखो जैसे एलसीएम, ठीक है, तो एलसीएम और अगर हम एचसीएफ की बात करें, ठीक है, एक बात बताओ कौन सा नंबर बड़ा होता है, एलसीएम नंबर बड़ा होता है कि एचसीएफ वाला नंबर बड़ा होता है। अभी जस्ट हमने जैसे निकाला तो एलसीएम कितना आया था 60 और एचसीएफ कितना आया था 2, कौन सा नंबर छोटा होता है, एचसीएफ वाला।
नाम तो उसका क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बट देता कौन सी वैल्यू है, छोटी वैल्यू। नाम क्या है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स, लेकिन देता कौन सी है, बड़ी वैल्यू। हमेशा ये याद रखना। एलसीएम कौन सी वैल्यू देते हैं, नाम इसका लोवेस्ट है बट वैल्यू हमको बड़ी दे रहा है, नाम इसका हाईएस्ट है बट वैल्यू हमको छोटी दे रहा है। क्लियर। तो एक चीज ये आपको याद रखना है, जो हमारा, देखो हमें एक चीज में कॉन्सेप्ट है, जो हमारा एचसीएफ है, ठीक है, एचसीएफ जो हमारा है, एचसीएफ डिवाइड्स एलसीएम कंप्लीटली, हमेशा ये पॉसिबल होगा, ये कंडीशन हमेशा फॉलो करना चाहिए। क्लियर। मतलब एचसीएफ जो है वो एलसीएम को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। जैसे मान लो इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा एचसीएफ कितना आया था 2, एलसीएम उसका कितना आया था 60। अगर हम 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली डिविजिबल है कि नहीं है, है। अगर यहां पे हमने एलसीएम 60 लिखा है और एचसीएफ से डिवाइड कर रहे हैं तो आप देखो यहाँ पे कंप्लीटली डिविजिबल है ना, इसका मतलब ये पॉसिबल है। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस क्या आते हैं कि ये दे देगा कि क्या दो नंबर्स हैं उनके एचसीएफ और एलसीएम ये हो सकते हैं कि नहीं। अब जैसे मान लो हमने एक क्वेश्चन ले लिया, ठीक है, मान लो हमने बोला कि 2 नंबर है यहाँ पे, ठीक है, 2 नंबर है, ठीक है, 2 नंबर कौन से है ये हमको नहीं पता। मान लो हमने ए एंड बी कोई भी 2 नंबर है, ठीक है, लेकिन हमें ये दिए के रखा हुआ है कि इसके नंबर का एचसीएफ जो है वो 15 है और इसके नंबर का जो एलसीएम है वो मान लो हमें दे दिया 175। पूछ रहा क्या ये पॉसिबल है कि 2 नंबर, कोई भी 2 नंबर्स हैं, उसका एचसीएफ 15 और एलसीएम 175 हो सकता है। तो आप क्या करोगे, बस एक काम, जो एलसीएम है उसको आप डिवाइड कर दोगे और किससे डिवाइड करना है, एचसीएफ से। अगर कंप्लीटली डिविजिबल है तब तो पॉसिबल है, अगर कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं है। अब जैसे देखो अगर आप 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या कंप्लीटली डिविजिबल है, अगर 5 से आप डिवाइड करोगे 3 टाइम्स में 5 से डिवाइड करें 3 और ये 5, क्या ये डिविजिबल है, 35/3 एग्जैक्टली डिविजिबल है, नहीं, ये एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, मतलब ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसके पहले वाली कंडीशन हमने जो लिया था वो पॉसिबल था ना, मतलब जिसमें एलसीएम जो हो वो एचसीएफ से कंप्लीटली डिविजिबल हो तभी ये पॉसिबल है, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं है। अब इसके बाद वाले वीडियोस में हम लोग एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल्स बचे उसको भी कवर कर लेंगे और उसके साथ साथ अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। हाँ, लेकिन अब हमारी स्पीड थोड़ी इंक्रीज होगी। अभी तो हम थोड़ा सा बेसिक लेके आए थे, अभी तो स्कूल बंद थे इसलिए हम थोड़ा धीरे धीरे चल रहे थे, लेकिन अब क्या स्कूल खुल चुके हैं, स्कूल में आपके कोर्स हवा की तरह भाग रहे होंगे। क्लियर। मतलब हवा की तरह क्या हो रहा है, उड़ रहे होंगे। तो हम लोग भी अब अपने क्वेश्चंस को फटाफट फटाफट करेंगे। अब हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि अब हमें स्पीड पकड़नी है। क्लियर। तो यहाँ तक आई थिंक सबको समझ में आया होगा। जो डाउट्स होगा आप कमेंट सेक्शन में लिख करके भेज देना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे और पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।